इससे रिलेटेड फिर एक सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है ना इसमें वो इम्पोर्टेंट है, एक एक, क्योंकि बड़ा डिस्क्रीट है, अलग से, जैसे ना गोल्डन अक्षरों से लिखी हुई चीजें हैं ये। और कौन सा गोल्डन अक्षर वाला जो है वो एग्जाम में आ जाएगा पता नहीं होता, मीन्स बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि ये कम इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। तो आपका जो है नेक्स्ट, मतलब जो हम पढ़ रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए रिवर्स चार्ज, मीन्स ये गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे एक तो हम, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज। गुड्स के अंडर रिवर्स चार्ज कब होना है? नॉर्मली जब आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीद रहे हैं। बड़ा रेयर होता है ये, बट अगर होता है तो ऐसा ना हो कि जीएसटी की पेमेंट ना हुई हो, जीएसटी की पेमेंट फिर रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर रिवर्स चार्ज करनी होती है। ठीक है ना जी। इंपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि इंपोर्ट में जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना, तो जब आप कस्टम्स ड्यूटी पे करते हो तो जीएसटी साथ ही पे करके हटते हो, मीन्स आपको अलग से जीएसटी कहीं जीएसटी अथॉरिटीज में नहीं जमा कराना होता, आपको जीएसटी सीधा सीधा कस्टम्स अथॉरिटीज में ही दे के आना होता है। कस्टम्स अथॉरिटीज वाले अपने आप ट्रांसफर करते हैं जीएसटी। बट ये जनरली जो आपका होता है गुड्स वाला केस, जहां पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज होता है, दैट इज बेसिकली कि आप किसी सरकारी कंपनी के साथ जो है बिजनेस कर रहे हो, सरकार से आप कुछ सामान खरीद रहे हो और उसके ऊपर जीएसटी पे करना बनता है। तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे जीएसटी वीएसटी के, ये जीएसटी जमा कराना है तो आप अपने आप करा दो। ये उन केसेस में होता है, या कभी कभी आप किसी छोटे सप्लायर में से सामान खरीद लेते हो किसी मजबूरी में, कि आपको जो आपके बराबर का सप्लायर है या आपसे बड़ा सप्लायर है वहां जो है आपको गुड्स मिले नहीं, आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, तो तब आप जो है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीद लेते हो, मगर जीएसटी की जो है वो लीकेज ना हो जाए इस वजह से सरकार आपके ऊपर जीएसटी की ऑब्लिगेशन डाल देती है कि आप खुद अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 इसको जमा करा दीजिए। तो इसमें सप्लाई का टाइम क्या माना जाता है, यही हमने कल पढ़ा था। तो एक तो था कि हमारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर था, इन तीन डेट्स में से पहला जिस दिन हमने गुड्स रिसीव किए हैं वो दिन हो गया। दूसरा दी डेट ऑफ पेमेंट टू दी सप्लायर हो गया, कि आपने जिस दिन गुड्स की पेमेंट कर दी सप्लायर को वो हो गई। और तीसरी डेट हो गई आपकी जो इनवॉइस बनी है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय दी सप्लायर। यानी कि अगर 1 तारीख को इनवॉइस बनी है तो ये कौन सी डेट जो है ये मानूंगा मैं, अगर 1 अगस्त को इनवॉइस बनी है तो ये वाली कौन सी डेट हो जाएगी बच्चे? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ द इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। दसो। सर 1 महीना बाद वाली डेट हो जूगी। 1 महीना नहीं बेटा, पाना ध्यान रखना, 30 days, व्हेन ही इज राइटिंग 30 days 30 दैट डेज मीन्स 30 days। आपको वही मैं अगर पूछूं कि 1 फरवरी को इनवॉइस हुई है या 31 जनवरी को इनवॉइस हुई है, तो आप अगर 1 महीना बाद की बोलोगे तो 1 मार्च बोल दोगे, मगर फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं या 29 ही दिन होते हैं, तो वो गलती नहीं यस करनी सर। है। व्हेन इट इज राइटिंग 30 days दैट मीन्स 30 days, वहां किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हमने तो 1 महीना मान लिया इसको। ठीक है ना जी। ओके सर। 28-29 दिन में तो चलेगा, कोई बात नहीं कि आपने एक दिन जल्दी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट महीना कई बार 31 दिन का भी होता है, वहां क्या जवाब देंगे? ये ओके बड़ी सर। टेढ़ी दुनिया है, ये लीगल की दुनिया है ना, ये बहुत टेढ़ी सी दुनिया है। यहाँ पर जो स्टोरीज बनती है ना, ये अपनी जो हम 30 दिन को 1 महीना मान लें, यहाँ दुनिया बड़ी अलग तरह से चलती है। एक स्टोरी है, स्टोरी क्या है, रियलिटी है। मोतीलाल नेहरू नाम सुना बच्चे आपने? हाँ जी। यस सर। कौन थे? सर नाम तो सुने बट एग्जैक्ट पता नहीं सर, याद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है? अब मत बोलना कि यस। नाम तो सुना है पर पता नहीं कौन थे। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है? यस सर। मैं मान लेता हूं कि वो आपको पता भी है कौन थे।
तो जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पहले वाले, वो बोले थे, और उनके यस फादर जो है वो बहुत ही लीडिंग लॉयर थे। जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो ए लॉयर, बट ही वाज मोर ऑफ ए पॉलिटिशियन, ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट मोतीलाल नेहरू बहुत ही लीडिंग लॉयर थे। उनका एक घर उन्होंने खरीदा, घर क्या, प्लॉट खरीदा लंदन में। ही वॉज ए लॉयर देयर इन लंदन। उसके बाद वो इंडिया शिफ्ट हुए और इलाहाबाद में लॉयर थे वो। तो लंदन में उन्होंने एक प्लॉट खरीदा। अब लंदन जो है, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि वर्ल्ड वॉर्स क्यों हुई थी, क्योंकि वहां वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में पर्टिकुलरली, आपकी जगह की जो है अहमियत थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी और जमीनें नहीं थी। तो लंदन का भी वही हाल था, लंदन भी जो है वो लैंड स्कार्स एरिया था, जमीन कम थी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि भाई तुम अगर प्लॉट खरीदते भी हो तो हाइट के हिसाब से 20 फीट, मीन्स जमीन से लेके 20 फीट। अब ये 20 फीट जो है, ये मैं आर्बिट्ररी नंबर दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है वो 20 था या 25 था, पता नहीं। तो मान लेते हैं 20 फीट था, कि 20 फीट हाइट, जमीन से 20 फीट हाइट तक ही आप जो है ये प्लॉट आपका है। उसके बाद बाकी का जो है वो गवर्नमेंट रखेगी। मीन्स अप टू 20 फीट फ्रॉम द ग्राउंड इट्स यूअर्स। उसके बाद जो है आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, वो गवर्नमेंट ऊपर बनाएगी। यानी कि उन्होंने एक तरह से ये कहा कि एक फ्लोर आप बना सकते हो। अब जैसे इंडिया में घर बनता है वो 10-11 फुट की हाइट पे बनता है, बट पहले जमाने में 20-20 फीट पे छतें डलती होती थी। तो 20 फीट की छत डालिए आपने, एक बनाना है एक बनाइए, दो बनाना है दो बनाइए, उसके बाद काम खत्म। अब जो नेहरू साहब थे वो तो बहुत बड़े लॉयर थे। उन्होंने जब छत बनाने की टाइम आया, तो जो कंट्रैक्टर था उसको कहा कि 19.5 फुट पे डाल दे, 20 पे मत डालियो, 19 फुट 6 इंच पे डाल दे। उसने 19 फुट 6 इंच पे डाल दी। उसके बाद अब जो है सरकार आई कि अब ऊपर की जमा जगह तो हम, अब प्लॉट आपने जितना बनाना था फ्लोर बना लिया, अब हमारी है। अब उसके ऊपर जब वो ईंट रखने लगे 19.5 फुट की छत के बाद जो है, तो नेहरू साहब ने नोटिस भिजवा दिया कि भाई आपकी जो है 20 फुट तक तो मेरी है, तो 6 इंच जगह छोड़ने के बाद अगली ईंट आप वहां रखिए, 6 इंच जगह अभी मेरी है। तो क्या अल्टीमेटली आउटकम निकलेगा? क्या जो है सरकार अब इस प्लॉट की फर्स्ट फ्लोर को एक्वायर कर पाएगी? जब तक पंडित जी जो है 6 इंच जगह कंप्लीट नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन, तब तक वो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ कि नहीं? यस सर। तो यस मीन्स ये सर। लॉ है, उन्होंने लॉ में एक तोड़ निकाल लिया कि मैं 20 फुट तक बनाता ही नहीं, मैं 19.5 फुट पे बना देता हूं। 19.5 के बाद अगली 6 इंच तो मेरी है, 6 इंच के बाद ऊपर जो तुमने रखना है रख लो, बट यूर ब्रिक शुड नॉट रेस्ट ऑन माई एरिया। मेरा एरिया 20 फुट तक है, 20 फुट से ऊपर जो मर्जी कर लो। हार के छोड़ना पड़ा कि भाई बना ले, पूरा ही बना ले, अब क्या कर सकते हैं तेरा, तुम तो बहुत समझदार हो। तो हम इतने समझदार नहीं हुए हैं। मगर ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट भी बड़ी समझदार है। आपके 30 दिन को एक महीना आपने मान लिया, आप पे पेनल्टीज डाल देगी। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू। सो द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो 1 तारीख के लिए कौन सी डेट हो गई? जैसे यहां पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जो है बाय द रिसिपिएंट, वो मान लेते हैं कि थी हमारी 2 सितंबर को गुड्स आए हैं, ये डेट है मान लीजिए 2 सेकेंड सितंबर। पेमेंट की डेट जो है वो है 15 सितंबर। और ये वाली डेट कौन सी होएगी? दी डेट इमीडिएटली जो इनवॉइस बनी है, वो बनी है बच्चे हमारी जो 1 अगस्त को बनी है। तो ये वाली कौन सी डेट होएगी? 30 अगस्त सर। हाँ, अब ये वाला पॉइंट जो था, मैं इसी को जो है ठीक करना चाहता था। यहां क्या लिखा है जरा अब ध्यान से दोबारा पढ़ो। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, फॉलोइंग 30 डेज, 30 दिन, अगले 30 दिन बाद जो है, मीन्स जिस दिन इनवॉइस ओके सर। बनाई उससे उस दिन को नहीं काउंट करना। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस नहीं कह रहा बच्चे वो, 30 डेज फॉलोइंग, फॉलोइंग 30 डेज, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, जो इसके बाद 30 दिन है, वो पहली तारीख को छोड़ के उसके बाद 30 दिन, तो 30 नहीं हुई, वो 31 हो गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो वन यस प्लस सर। थर्टी ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो हैं, इनको इंस्टेंट क्लैरिटी के लिए मैंने ये स्लाइड एक बार दोबारा आपके सामने रखी, क्योंकि कल जो है मैं वहां तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हुआ पड़ा था।
तभी मैंने क्लास थोड़ी सी जो है वो क्विक भी छोड़ दी थी, नहीं तो मेरा मूड था शुरू में कि मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा। बट नाउ इज इट क्लियर? दैट इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब इसको जो है यस हम सर। एक एक जो है इलस्ट्रेशन के रूप में एक बार देख लेते हैं, अगला एक सवाल कर लेते हैं, इसका जवाब आप बना दो मेरे को, तो मेरा जो है काम खत्म हो जाएगा। लेट्स कंसिडर ए ट्रांजेक्शन वेयर अ रजिस्टर्ड बायर परचेजेस गुड्स फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मींस बायर रजिस्टर्ड है और बायर रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, यानी कि रिवर्स चार्ज आ गया। फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब मैं यहां पर रिवर्स चार्ज लिख रहा हूं, एग्जाम में हो सकता है रिवर्स चार्ज लिखे बिना ही आपसे सवाल पूछ लिया जाए। आपको खुद आइडेंटिफाई कर लेना है कि रजिस्टर्ड बायर है और अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, और ये भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं कि डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा या डेट ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो इनवॉइस डेट जो है इसने 1 अक्टूबर दे दी 24। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दे दी 15 अक्टूबर को गुड्स रिसीव हो गए हैं। डेट ऑफ पेमेंट दे दी 10 नवंबर 2024। तो इन तीनों डेट्स में क्या होगी, मींस आपकी इनवॉइस डेट के बेसिस पे कौन सी डेट बन गई अपनी? 1 अक्टूबर। तो हमने इनवॉइस डेट तो कंसिडर ही नहीं करनी होती गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में भी नहीं हम कंसिडर करते हैं। सर्विसेज का आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी इस वाली स्लाइड में हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोल रहे हैं। सो ये वाली इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज, तो 1 अक्टूबर बन 30 गई कौन डेज सी? 1 अक्टूबर जो है वो बन गई कौन सी डेट? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर बन गई, वेरी गुड। और डेट ऑफ रिसीट जो है यहां पर ये गलत दे दिया। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट, इट शुड नॉट बी 1 नवंबर, यहां पर ये ध्यान रखना है, दिस हैज टू बी यस 31 सर। अक्टूबर। ये यहां गलती है, ठीक है जी। ये यस जो सर। है ये एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एरर आपकी मैटर करेगी अगर एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे तो। ये जो है ये कायदे से आपकी 31 अक्टूबर 2024 ही होनी चाहिए, चाहे इसका कोई आउटकम का कोई फायदा है या नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर पे इसका कोई गलत असर नहीं पड़ना है। क्योंकि आंसर हमारा जो है ये 15 अक्टूबर की जो रिसीट डेट है, 10 नवंबर की जो पेमेंट डेट है, और 31 अक्टूबर जो इनवॉइस डेट से 30 दिन बाद आता है, इन तीनों में से विच एवर इज द अर्लीस्ट वो आएगी, दैट बिकम्स 15 अक्टूबर। तो मेरे आंसर में तो मेरी गलती नहीं होगी, बट जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ उसमें ये गलती होगी। अगर 5 नंबर का सवाल होगा तो आपको 4 ही नंबर वो देगा, 5वां तब देगा जब आप फेल हो रहे होगे वैसे ही, या बड़ी मुश्किल से मार्जिन पे पास हो रहे होगे। अदरवाइज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चे, यहां ध्यान रखना, हर मौके पे नंबर काटे जाएंगे, हर गलती पे नंबर काटे जाएंगे। कहीं आपकी जो है वो ब्लाइंड नहीं किया जाएगा अपनी आंखों को कि चल यार बच्चा पास कर देते हैं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे आप बच्चे हो। अब आप सब जो है बड़े हो चुके हो, जब वोट डाल सकते हो तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह कमांड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग टू यू। आज 1 लाख, 5 साल बाद 10 लाख, उसके 5 साल बाद 25 लाख, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो है, जो आपका फ्यूचर है वो ये है, ध्यान रखना। मीन्स क्योंकि 25 लाख जो है वो आज के हिसाब से तब के 10 लाख ही होंगे, जो मैं इतने साल बता रहा हूं आपको। कीमत पैसे की बड़ी जल्दी घटती है। सो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, ये हो गया ये पॉइंट। सो अब यहां पर यही चीज जो है ये पिछले वाली स्लाइड को दोबारा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेनी है प्रेजेंटेशन, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब पढ़ लोगे स्टिल गुड। सो वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द अफोरसेड रूल, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो अब अगर जो है आप इन ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे हो कि डेट ऑफ रिसीट क्या है, तो उस केस में आप देखोगे कि आपने अपनी अकाउंटिंग जो बुक्स बनाते हो उसमें रिसीट कब की ली हुई है, एंट्री चढ़ाई होगी ना, परचेज की एंट्री चढ़ाई होगी, इस स्टॉक की एंट्री चढ़ाई होगी, जब माल आपके पास आया होगा तो इन्वेंट्री आपने स्टॉक रजिस्टर में इन करी होगी। स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन करते तो परचेज तो दिखाया ही होगा। तो वो वाली एंट्री की जो डेट होगी दैट विल बी योर डेट ऑफ रिसीट,
वो आपकी रिसीट की डेट मान ली जाएगी। अगर इनवॉइस बनी ही नहीं है, इनवॉइस कब नहीं बनती है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में कई बार नहीं बनती है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में खाली आपको जो है वो रजिस्टर भेज देते हैं कि ये माल आ गया जी। तो आपका वो माल जैसे ही आपने एंटर करा, वो उसी दिन आपका जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। ये नहीं कि अभी इनवॉइस 2 महीने बाद बनेगी, उसके बाद जो है 1 महीने का टाइम आपको देंगे, तब आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये रेजिडुअरी प्रोविजंस है। रेजिडुअरी प्रोविजंस में हमने लास्ट में जाना है। Please note that in case of reverse charge, benefit of notification number 66/2017 is not available। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बाद में आता हूं, यहां पर इसे कंफ्यूज नहीं करते हैं। एक जिक्र आगे भी है मेरी स्लाइड्स में, वहां पर पहुंचते पहुंचते हम इसकी बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। अब यहां आपको बच्चे हल्का सा कंफ्यूज किया जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन तो होगा आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने पहली बार पेपर देना है। कई हमारे भाई बंधु होंगे जो दूसरी बार पेपर दे रहे होंगे। तो पिछली बार से लेके इस बारी में चेंज हुआ है। पिछली बार जो है जब वोचर की सप्लाई होती होती थी, वोचर की सप्लाई क्या होती है बच्चे, जैसे आपको जो है पहले यस से। सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ जी, बताओ, वेरी गुड। सर वाउचर बताना है, वाउचर की ਹੁੰਦਾ है सर? हाँ जी, वाउचर बताना है इस कंटेक्स्ट में जो मैं बता रहा था। नहीं तो जिस भी सर वाउचर कंटेक्स्ट में पता है मतलब, उसमें बताओ। ਸਰ ਵਾਊਚਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸਰ वेरी ਜਿੱਦਾਂ गुड। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਜਿਓ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਊਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। तो इसका क्या आगे क्या समझा है आपने, मतलब जीएसटी की लाइबिलिटी कैसे आती है, इसके ऊपर कुछ आइडिया? ਸਰ ਜब हम सर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਵਾਊਚਰ। हम्म। तो जब वोचर इशू करा तभी जीएसटी ले लेते हैं क्या उस पे? नो नो सर। नो, पक्का? सर ਜਦੋਂ ਵਾਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। यस जब भी वोचर रिडीम होगा, जीएसटी की लाइबिलिटी तभी आएगी। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द की पॉइंट दैट वी यस नीड टू अंडरस्टैंड। जितनी डिटेल में अभी अमन आपने बताया ना, उतनी डिटेल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीछे पढ़ा है उनको पता है। अपने को इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है जितना आपने मुझे बताया है। कि जो पहले से मींस आपके 2 तरह के वोचर्स होते हैं, आपने मुझे बताया। एक होता है कि जब वोचर इशू करा तभी आपको पता होता है कि आप इसके किसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। जैसे आप कहीं किसी ब्यूटी सलून गए, पार्लर गए, वहां पर उन्होंने आपको एक वोचर इशू कर दिया कि आप इनको खाली अपने बाल कटवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। आपके लिए वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि आपने बाल कटवाने ही नहीं, तो मिट्टी हो गया आपके लिए। मगर फिर भी उसके ऊपर जो है जीएसटी की लाइबिलिटी तब इमीडिएटली आ जाती होती थी, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ना है कि वो अमनदीप के लिए है, वो जो कोई होगा उसने यूज कर लेना है। पता चला कि आपने मेरे को ही कुरियर कर दिया कि ये लो तुम यूज कर लो, मेरे लिए तो मेरे बेकार है। अगर ये मसाज फेशियल किसी चीज का होता तो मैं यूज कर लेती, और फेशियल तो है नहीं, है तो हेयर कट का है, तो तुमने करना है कर लो यूज। तो सिंस बड़ा क्लियरली पहले डिफाइंड है कि ये इससे क्या काम करा सकते हो, तो जीएसटी की लाइबिलिटी बच्चे पहले जो है वो इमीडिएटली आ जाती होती थी, अगर बड़ा क्लियर लिखा होता था वोचर में कि ये वोचर किसके लिए है। अगर वोचर में डिफाइंड नहीं होता था किसके लिए है, उसमें सीधा सीधा लिखा होता था कि ये जी आपका वोचर है तानिष्क का ऑब्लिक टाइटन का है। इससे आप टाइटन की दुकान पे जाओ, चाहे सोना खरीद लो, चाहे हीरे खरीद लो, चाहे घड़ी खरीद लो, तीनों में से जोन सी चीज लेनी है ले लो। यानी कि पहले क्लैरिफाइड नहीं है, सिर्फ वो जो है वो अमाउंट की वैल्यू नजर आ रही है कि ये अमाउंट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अभी आप लोगों ने बताया ना कि जब आप सामान खरीदोगे तब जीएसटी ट्रिगर होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इन्होंने जो पहला वाला पॉइंट था, जो हेयर कट वाला मैं पॉइंट बता रहा था, जहां पर बड़ा क्लियर था कि इससे आप क्या ले सकते हो, उस वाले पॉइंट को अब नेगेट कर दिया है, खत्म कर दिया है।
ये सेक्शन 12 और 13 जो है ओमिट कर दिए हैं, ये चीजें ये बताते होते थे। 12 वॉज फॉर गुड्स और 13 वॉज फॉर सर्विसेज। अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। सो वोचर्स आर नॉट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बड़ा क्लियरली लिख दिया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट अभी हुआ है, 1 अक्टूबर 2025 से हुआ है। दे आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वोचर जो है वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे आर लाइक मनी इक्विवेलेंट्स, दे आर लाइक एक्शनेबल क्लेम्स, ये एक्शनेबल क्लेम्स हैं। और एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं दे आर आउटसाइड द जीएसटी स्कोप। एक्शनेबल क्लेम्स जो इन पे जीएसटी लगता है वो कौन से हैं? एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जहां पर एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगता है। वो कौन से हैं? वो लॉटरी टिकट है, वो आपके जो कसिनो कॉइन्स हैं वो हैं, ठीक है ना। हमारे बाकी एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जो लॉटरी की टिकट या गैम्बलिंग के लिए यूज करने वाले कसिनोज कॉइन्स जो होते हैं, उसके अलावा किन्हीं एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है जी। तो ये भी एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आ गए, इसलिए जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो गए। पहले नहीं होते थे, पहले इनके अंदर जो जीएसटी है वो 12 और 13 पे जैसे ही इशू करते थे उसी टाइम चार्ज हो जाता था। सिर्फ यही रीजन है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, अब नहीं पूछा तो फिर कभी नहीं पूछेंगे। तो ये वाली एक स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए होगी। जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द वोचर इज रिडीम्ड, दैट इज व्हेन द एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड। गुड टू गो, चलें आगे। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई इन गुड्स ऑफ रेजिडुअल केसेस, ये हाँ जी बच्चे बोलो। फिर बुक के ਵਿੱਚ अलग है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ स्लाइड ਨਾਲ बुक में अलग है तो उसको इग्नोर मारना है। बुक में वो सारा लिखा हो सकता है जो मैंने कमेंट्री करी है आपको। हाँ जी फिर बुक से तो ये लिखा हुआ जो मैंने बताया आपको वो सब लिखा होगा, उसको पेन से काट दीजिए बच्चे, ताकि आपको याद रहे कि आपने खाली स्लाइड पढ़नी है, बुक नहीं पढ़नी। गलती नहीं करनी है खाली बुक पढ़ के, क्योंकि बुक अपडेट नहीं हुई होगी, कई चीजें बुक में मिस हो सकती है। मैं इसीलिए इनको जो है छांट छांट के आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये चेंज अपना अक्टूबर 2025 से आया हुआ है, इसलिए ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है इस बार के एग्जाम्स के लिए। चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर हाँ जी बोलो जी। सर एक डाउट था। बोलो। सर जैसे आपने पहले कल कराया था गुड्स एंड गुड्स में जब फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, तो सर उसमें था जैसे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस थे इशू ऑफ इनवॉइस। सर अगर हम लास्ट डेट गवर्नमेंट को कौन सा पता लग रही है कि कब हमने लास्ट डेट चाहिए? हाँ, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बच्चा आपका। जब चोरी करनी है तो करनी है, ये तो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। अब इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना तो उसपे लिखा हुआ है कि अगर कोई कमाई बेईमानी से करोगे, मतलब रिश्वत ले ली कहीं पे, या चोरी कर ली, या मर्डर की फिरौती ले ली, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये कमाई इसके पास आई है, क्योंकि कैश ही लोग है। मगर उन्होंने इनकम टैक्स के प्रोविजंस में डाल दिया है। तो ये मतलब थोड़ी सी सरकार की बचपना है कि अपनी किताबें पूरी कर ली है उन्होंने, और कुछ नहीं। ओके सर। तो आप जो है एक मटेरियल हो जो प्रोफेशनल बन सकता है, जिसके दिमाग में ये बात आ गई बड़े क्विकली। ठीक है, ठीक है सर। जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट है ना वो रूल्स बनाती है इन ऑल ऑनेस्टी। और हमारा पता क्या है प्रॉब्लम, हम 90% लोग ऑनेस्ट ही हैं, 95%। हमारे में 4-5% ही बेईमान है बस, उन्होंने ही तूफान उठाया हुआ है। ऑनेस्टी का फायदा है कि आराम से रात को नींद आती है बढ़िया से। बट कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे तो ऐसी छोटी मोटी चालाकियां कर लिया करोगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां देखोगे कि इसको कौन कोई पकड़ सकता है, यू आर इंटेलिजेंट है ना। ओके थैंक यू सर। साथ में मतलब आप इंटेलिजेंट भी बन जाओगे, समझदार भी बन जाओगे, साथ में डरपोक भी बन जाओगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि फिर आपको लॉ पता होगा ना,
तो आप घबराया भी करोगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मेरा। मैं एक बारी पेमेंट लेने के लिए, हमारी कुछ पेमेंट फंसी हुई थी। मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करी जहां मैं पहले काम करता था, वहां तो हमारी पेमेंट फंसती थी तो करोड़ों रुपए में होती थी, तभी फंसती थी। 50 लाख, 25 लाख, 40 लाख, तो मैनेज करते थे किसी तरह से निकालने के लिए। तो मैं दूसरी छोटी कंपनी में गया तो वहां पर एक किसी ने हमारे 2 लाख रुपए देने थे। तो मैं निकला 2 लाख लेने के लिए उस बंदे के पास। मीन्स मेरे को जो सेल्समैन थे वो ले गए। मतलब पूरे रीजन में हम गए, जयपुर साइड और जोधपुर साइड आगे निकले हम। तो किसी के 5 लाख थे, किसी के 7 लाख थे, एक बंदे के 2 लाख थे, उससे भी मिलवा के आया। वहां जाते ही जो लड़का था वहां पर, उनका मतलब जो एक तो पिताजी थे, उनके पिताजी का जो बेटा था वो अब पढ़ा लिखा था। जैसे आप पढ़ लिख रहे हो, मगर साथ में दुकान है, तो हो सकता है कल को पढ़ लिख तो जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट तो बन जाओ। मगर फादर कहें कि नहीं भैया, हमारे अपना एक गल्ला ही जो है वो 5 लाख रुपए महीने का है। 5 लाख रुपए महीने का मतलब होता है कि हम 2 लाख रुपए कमाते हैं, तू कहाँ नौकरी करता फिरेगा, यहीं रुक जा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और वो रुक गया। कह के मेरे को जाते ही खुद को उसने इंट्रोड्यूस करा, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मैंने भी गले वेले मिला, उससे हाथ उत मिलाया। फिर मैंने उसे हिसाब किताब दिखाया कि यार 2 लाख रुपए तूने देने हैं। तो वो कह रहे अच्छा जी देंगे, ठीक है। मगर उसने मुझे कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अब मैं वापस पहुंचा, मेरा बॉस भी कॉस्ट अकाउंटेंट ही होता था। तो मेरे को कह रहा है क्या हुआ। मैंने कहा जी ये 5 लाख जयपुर से आ गए हैं और 7 लाख वहां से भी आ जाएंगे। वो कैसे पता तेरे को आ जाएंगे। मैंने कहा वो कमिट कर दिया उसने, उसने गुड्स कुछ वापस करने हैं, वो मैं उससे ले लूंगा, 7 लाख रुपए वो दे देगा। मैंने कहा और ये 2 लाख भी आ जाएंगे। ये 2 लाख कैसे आएंगे। मैंने कहा ये अगर 2 दिन इससे फॉलोअप करेंगे हम, अगर ये नहीं मानेगा तो इसका चेक बाउंस करा लेंगे। इसका चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, और चेक बाउंस कराने के बाद इसको एक नोटिस जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक होता है उसके अंदर। तो इसको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो ये भागा भागा आके पैसे दे जाएगा। वही हुआ, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप पढ़ लिख गए, आपको सारे एक्ट इधर उधर के पता चल गए, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पता चल गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपको जो है पुलिस पकड़ के भी लेके जा सकती है। मींस अगर वो जो है सम्मन निकाल देते हैं और आप सम्मन, वो इतनी डिटेल में नहीं लिखा होता, ये होता है कि आपके अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं, जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पढ़ाई कराते हैं। तो वो उसने पढ़ा हुआ था। मैंने कहा ये देखना, ये डर के मारे जो है ना ये आएगा। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं थे, हमारे कई और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनके हमने नोटिस दिए, कोई नहीं आया। मगर वो चुपचाप से 2 लाख रुपए का चेक ड्राफ्ट बना के बैंक का भेज दिया कि ये लो पकड़ो भाई साहब 2 लाख रुपए। अब मैंने 25,000 रुपए आपसे लेने हैं, क्या मुझे वो दे सकते हो। तो हमने हमने भी 25 लाख का 25,000 का चेक भेज दिया कि ये ले पौने 2 लाख दे, कोई बात नहीं। तो मतलब जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तो एक तो डेफिनेटली नॉलेज आप में आएगी, मगर आप साथ में डरपोक भी बनोगे, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना वो भय बिन होए ना प्रीत। तो मतलब प्रीत के लिए भय तो होना ही चाहिए। तो दोनों चीजें साथ साथ आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अरे यस हाँ तो बोल दिया करो यार। यस सो सर Yes, यस। sir. so when it's a time of supply of goods in the residual cases जो होंगे, जहां पर ये सारी चीजें ट्रैक करनी मुश्किल है, कहीं कहीं ना कुछ फंस गया, तो ये रेजिडुअरी है। कि किसी भी मींस अगर आपकी पीरियोडिक रिटर्न फाइल होनी है, पीरियोडिक रिटर्न जो फाइल होनी है वो आप मान लो हर महीने रिटर्न फाइल करते हो, तो जो भी आपकी लास्ट डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, मान लीजिए 21 तारीख को रिटर्न फाइल होनी है या 25 तारीख को रिटर्न फाइल होनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइल होएगी उस दिन आप जो है वो सप्लाई मानकर रिटर्न में डाल दिया करोगे। तो ये अपने आप में एक रेजिडुअरी है। तो रेजिडुअरी केस में कि हमें कुछ बाकी चीजों का पता ही नहीं है, ये जो पहले टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमने जो इतने सारे ज्ञान लिए हैं, जो जैसे अभी बात कर रहे थे ये सज्जन की, हम किसी सरकार को पता कैसे चलना है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी होती है, जो उनकी मर्जी मान लो। तो उन सब केसेस में जैसे पता ही नहीं है, तो आप ये मान लो कि भाई ये जो लास्ट डेट है आपकी रिटर्न फाइल करने की, उसी दिन करना है। अब कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, हमारा कुछ एक स्कीम ना ऐसी भी बनाई हुई है सरकार ने कि आपको हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करनी है।
मीन्स एक तो है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, मगर कुछ एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, छोटी जो डीलर होते हैं, उनको हर महीने रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है कि मत करा करो यार, हर महीने तुमसे होती तो है नहीं है, तुम रिटर्न जो है क्वार्टर में एक बार फाइल कर लो। मीन्स अप्रैल मई जून की रिटर्न जुलाई में फाइल कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में फाइल कर लो। रिटर्न क्या होता है, आप अपना जो है हिसाब किताब बनाकर जो है आप पोर्टल पे डालते हो। रिटर्न होती है GSTR 3B। GSTR 3B हर 3 महीने में एक बार डालनी है आपने, मगर टैक्स जो है वो हर महीने जमा करा, मतलब जो आपका टैक्स ड्यू हो गया वो हर महीने जमा कराना है। तो अगर आपका रेजिडोरी केस है कि आप हर महीने रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपकी रिटर्न की डेट जो है वो लास्ट डेट है अपना टाइम ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करने के लिए कि आज ही का दिन है जी, ले जाओ इसका टैक्स। और अगर आपका जो है वो रिटर्न हर महीने नहीं फाइल होती, रिटर्न क्वार्टर में एक बार फाइल होती है और टैक्स हर महीने जमा होता है, तो आपको उस महीने में, जिस महीने में टैक्स जमा कराया है और आपने सप्लाई ली है या सप्लाई आपने करी है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो जिस दिन आपने टैक्स जमा कराया उस दिन उसको, उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान के उसका भी टैक्स जमा करा। ठीक है जी। ये जहां पर कच्चा व्यापार होता है ना, ये उन सब की लिए है। अगेन यही सवाल आएगा कि ना बताए तो हाँ मर्जी है, मत बताओ, मत करो इस दिन जमा, अगली बार कर दो। कभी भी नहीं करनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन गवर्नमेंट पकड़ेगी उस दिन मतलब खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री है, क्योंकि अब तो जो है प्रोविजंस जेल जाने के भी हैं, GST जो है उसकी चोरी करने पे ध्यान रखना। ठीक है जी, चलें आगे। यस दिस इज सर। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है ये 12 सबसेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, रेजिडोरी था, तो कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भूले भटके आ जाए तो इसलिए ये याद होना चाहिए। बट 12 सबसेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। 12 सबसेक्शन 6 क्या कहता है बच्चे? 12 सबसेक्शन 6 कहता है कि आप जो है, मेरा वीडियो तो नहीं नजर आ रहा ना? तो सर नो सर। हाँ, मेरा कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, बस बत्ती जल रही है, मैं इसलिए पूछ रहा था। ओके, टाइम इसमें जो है आपका सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 क्या कहता है? मान लीजिए कि आपने जो है, मींस आप जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपनी कंपनी से माल खरीदते हो, जो सी भी आपकी कंपनी है, उसमें आपको जो है वो कहा गया है कि अगर 30 दिन का क्रेडिट है आपका, मींस आप कहते हो कि 1 लाख रुपए की इनवॉइस जो है आपके नाम पे बन गई, आप 1 लाख रुपए का माल लेकर आए, 1 लाख रुपए की इनवॉइस आपके ऊपर बन गई है। अब जब 1 लाख रुपए की इनवॉइस आप पर बनी है, तो आपको कहा गया है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। आप अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो 1 लाख रुपए की ही पेमेंट है। बट साथ में ही कंपनी ने कहा है कि अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे, आप 31वें दिन पेमेंट करोगे, 32वें दिन पेमेंट करोगे, या 30 दिन के बाद पेमेंट करोगे जब भी, तो आप 1 लाख रुपए नहीं दोगे, आप 1,02,000 रुपए दोगे। इंस्टेड ऑफ 1 लाख यू विल पे 1,02,000 रुपीज, मीन्स 2,000 रुपए आपने एक तरह से ब्याज दिया है टाइम पे पैसे ना देने का। अगर आप टाइम पे पैसे दे देते तो लाख रुपए था, और क्योंकि आपने टाइम पे पैसे नहीं दिए हैं तो अब 1,02,000 रुपए हो गए। राइट, बात समझ में आ रही है? अपीलिंग है। अब ये जो फिर इसके बाद 2,000, दोबारा देखो। एक बार दोबारा बोलूं, ये आप, मैं आपको माल बेचा, उधारी बेचा, और कहा कि 1 महीने का उधार है बच्चे बस आपका, 1 महीने से ज्यादा अगर 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करोगे, मतलब 30 दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो 2% ब्याज लूंगा पहले दिन से। आपने मेरे को जो है, आज जैसे 1 तारीख है, 1 अगस्त है, आप मेरे से माल ले गए और मेरे को पेमेंट आपने 31 अगस्त को कर दी, तो आप मेरे को पेमेंट करोगे 1 लाख रुपए। बट अगर आपने 31 अगस्त को पेमेंट ना करके 6 सितंबर को आए कि ये भाई साहब आपकी पेमेंट है, वो जो लाख रुपए आपने लेने थे, ये लो 1 लाख रुपए, मैं उस टाइम पे आपसे कहूंगा कि यार वो देखना हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लिखी हुई हैं उसमें लिखा है कि वो पेमेंट आपकी 1 लाख रुपए वैलिड 31 अगस्त तक ही है। अगर आप 31 अगस्त से लेट करते हो तो आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट साथ देना है। ये होता है ना,
हो सकता है ना ये? यस सर। सर ये लीगल है? हाँ जी, ये लीगल माना जाएगा सर? क्यों नहीं माना जाएगा बताओ? टर्म्स कंडीशन में लिखा होगा तो माना जाएगा, जो ना लिखा होगा तो फिर तो इनलीगल होगा सर। मैं तो लीगल मतलब लिखा हुआ है इसीलिए बात कर रहा हूँ। ओके। दिस इज वेरी क्लियरली रिटन, मतलब आपने जब लिखा है तो उसी टाइम नहीं, मतलब ना लिखा होता तब तो हम कुछ भी नहीं मानते ना, बट ऐसी चीजें लिखवा लेते हैं। व्यापार ज्यादातर बनिए कर रहे हैं, हम में से बनिया कोई भी नहीं है इस टाइम यहाँ पर जो क्लास में, तो मगर वो व्यापारी यस पक्के सर। होते हैं, वो लिखवा लेते हैं कि भाई अगर पेमेंट तुमने 1 महीने में नहीं करी तो मैं, मतलब पैसा पैसे को कमाता है ना, अगर मैं अपनी कैपिटल तुमको दे दूंगा तो मैं फिर कैसे बिजनेस करूंगा? तो वो जो है वो पहले लिखवा लेता है कि अगर 1 महीने में पेमेंट नहीं करी तो 2% ब्याज लूंगा या 1% ब्याज लूंगा, कुछ भी हो सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। अब ये जो बेसिकली जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ये 2,000 रुपए जो हैं ये क्या है? ये 2,000 रुपए एक अलग से सर्विसेज नहीं है। इजंट इट एन एडिशनल सर्विस? ये वो सर्विस है जो आपने पैसे ब्याज में लेने के लिए जो है उसके दिए हैं, कि जो ब्याज दिया मींस एक्स्ट्रा टाइम तक, मींस इट कैन बी समथिंग लाइक दैट ना, कि मैं मनी लेंडिंग बिजनेस में हूं, मैं पैसा उधार बांटता हूं किसी को, तो वो वाला बिजनेस हो गया मेरा। जैसे मैं आपको जो है वो लोन दे दूं, उसके ऊपर जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। मीन्स यहां जो हम बात कर रहे हैं, जैसे बैंक है, बैंक के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है अगर वो लोन देता है तो उसके ऊपर, मगर एक आम आदमी, एक व्यापारी जिसका व्यापार जो है वो पैसे उधार देना नहीं है, सिर्फ उसकी पेमेंट लेट आई है, उसकी पेमेंट जो आनी थी, उसने जो माल बेचा वो बेचा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया जीएसटी समेत था, तो 1 लाख रुपया जीएसटी समेत था, उसने वो जो है पेमेंट 1 लाख के ऊपर जो जीएसटी था वो जमा करा दिया, मगर उसको पेमेंट कायदे से आई कितनी है, असलियत में कितनी आई है? 1 लाख थोड़ा ना आई है, उधर तो 1,02,000 रुपए आई है, तो वो जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आई है, अब जीएसटी कितने पे लगना चाहिए? मीन्स उसने जब इनवॉइस बनाई थी तो बनाई थी 1 लाख रुपए की, इसको ऐसे समझते हैं कि 1 लाख और 1 लाख के ऊपर जो है वो साथ में जीएसटी मान लेते हैं कि 5% का था, तो 1,05,000 रुपए उसके पास आने थे, अब आए ही नहीं 1,05,000 रुपए, अब जो है 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर वो बंदा 1,05,000 रुपए लेकर आ गया कि ये लो जी 1,05,000 रुपए, उसको कहा गया कि ना भाई अब 1,05,000 रुपए नहीं है, अब इसके ऊपर जो है 1,05,000 के ऊपर, लाख रुपए के ऊपर 2,000 रुपए लगेगा, और 2,000 रुपए क्योंकि तेरे से हमने एक्स्ट्रा लिए हैं तो 5% उसका भी जीएसटी देना पड़ेगा, 2,100 रुपए एक्स्ट्रा दे। दैट इज गोइंग टू बी द न्यू टर्म्स ऑफ द बिजनेस। अब जो नई आपको जो पेमेंट ली है वो आपने ली है 1,05,001, जिसमें से 5,000 जीएसटी का था, साथ में उस 1 लाख के ऊपर आपने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ ली, उस 2,000 रुपए के ऊपर 5% का जीएसटी भी साथ में लिया, और वो 100 रुपए का जीएसटी भी आपको सरकार को जमा कराना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब ये जो 2,000 रुपए का ट्रिगर आया है, ये 2,000 रुपए की जो सर्विसेज, ये पहले जो लाख रुपए का बेचा था बच्चे वो गुड्स थे, ये जो 2,000 रुपए एडिशनल गए हैं, दीज आर काइंड ऑफ सर्विसेज, तो इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा? हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब ये मत सोचना कि बाल में से खाल निकाली जा रही है, क्योंकि काम ही ये है कि बाल में से खाल निकालनी है। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। जिस दिन सप्लायर को ये पेनल्टी के पैसे मिल गए, ये ब्याज के पैसे मिल गए, ये लेट पेमेंट की फीस मिल गई, वो वाला जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ
एडिशनल सर्विसेज माना जाएगा। जो पहले ₹1,00,000 थे उस पे जीएसटी कब चला गया था? 1 अगस्त को ही चला गया था। अब ये जो पेमेंट है ये 31 अगस्त तक नहीं आई है, ये पेमेंट आई है 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, कभी भी। तो ये 5 सितंबर या 10 सितंबर को आपको 2000 प्लस ₹100 एक्स्ट्रा मिलने हैं। तो ये जो जब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सितंबर के महीने में, सो दिस विल कम इन द टाइम ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस विल बी सितंबर एंड नॉट अगस्त। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई है सेक्शन 12 सबसेक्शन Yes, 6 sir. की सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? शिवम, अंकिता, दिलप्रीत, Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, yes. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर है ना? दविंदर जी आपको? Yes, sir. आस्था, मनप्रीत, शुभम को तो क्लियर होगा। तो एवरीबॉडी विद मी, चलें आगे। यस ये सर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं yes, बच्चे, sir. इनके दिमाग में इंजेक्शन लगा रहा हूं आपके, ये ध्यान रखने हैं आपने। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जस्ट रीडेबल, सारा का सारा कल पढ़ा दिया था, दोबारा टाइम नहीं इस पे खराब करेंगे। ये सब चीजें अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आज आपको ये नोट्स शेयर हो जाएंगे, दोबारा से एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है? पहले ये सब मुंह जुबानी पढ़ा चुका हूं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है, इस पे आपको याद होगा कि वो बताया था कि जो आपका प्रिस्क्राइब टाइम फॉर इशूइंग द इनवॉइस इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो 45 दिन है। चलें आगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक आधा क्वेश्चन कहते हो तो देख लेते हैं, क्वेश्चन एक आधा देख लेते हैं। सो इसको जो है विदाउट गोइंग थ्रू इट, मींस एक बार आपको रिवाइज नहीं कराया मैंने, बट आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो है एक बार जो है मैं समझ लेता हूं कि आपको समझ में आ गया, यहां अभी थोड़ी और जरूरत है। तो लेट्स कंसिडर